अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सिंध की न्यू बुक हम पढ़ रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 एंजाइम का एक सब टॉपिक डील करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के जितने भी पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन जो भी इस टॉपिक के अंदर आएगा उन सबको हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स हम बात करने लगे हैं। तो अब हमें पता है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा आप, मैं डिस्क्रिप्शन में उसे ऐड कर दूँगी उसका लिंक। तो आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्टिव साइट बेसिकली एंजाइम की चार्ज बियरिंग साइट होती है। तो पहले हम उस एक्टिव साइट को डील करेंगे कि एंजाइम में एक डिम्पर, एक ग्रूव होता है, उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चरल पार्ट के ऊपर जाएंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जो एंजाइम के अंदर मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट से पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो किस टाइप का होता है, ये पता होना लाजमी है कि एंजाइम, हमें पता है कि प्रोटीन है। ठीक है, वी नो दैट कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की ही कैटेगरी में एंजाइम आता है। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। जब आप प्रोटीन्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रोटीन्स में आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ने के बाद जब उसकी क्लासिफिकेशन पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के ऊपर किस तरह प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है वो पढ़ेंगे, और उसके अंदर मौजूद होती हैं दो कैटेगरीज, एक होती है फिब्रस प्रोटीन और एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, जो बेसिकली 3D होती है, 3 डायमेंशन होती है, उसके अलावा उसमें जो है वो एंटीबॉडीज़ आती हैं, एंजाइम्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, और उसकी जो शेप होती है वो एलिप्सॉइडल होती है, या आप कह लें स्फेरिकल होती है। तो स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल जो शेप होती है वही एंजाइम्स की, वही एंटीबॉडीज़ की, हार्मोन्स की और दूसरे और मॉलिक्यूल्स की होती है। तो एंजाइम की जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उस वाली कैटेगरी में एंजाइम फॉल करते हैं, और ये 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी ये 3D फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब एंजाइम हर किसी सब्सटेंस को अपने साथ अटैच नहीं करवाता है, हर किसी को जो है वो बेसिकली उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो एंजाइम के पास बेसिकली एक स्पेसिफिक कहना चाहिए, स्पेशल सब्सटेंस कहना चाहिए, वो मौजूद होता है। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पे एंजाइम जाता है या सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे लगता है, और फिर जाके वो सबस्ट्रेट, उसका ब्रेक डाउन होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कैटालिसिस होती है। तो उस सब्सटेंस को आप कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, कि एंजाइम के पास एक स्पेशल सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस को आप कहते हैं सबस्ट्रेट। तो दिस सबस्ट्रेट इज़ बेसिकली नेम फॉर दैट स्पेशल सब्सटेंस। अब वही एक्टिव साइट के ऊपर बात आ गई कि एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की वो क्या होती है और कहाँ मौजूद होती है। तो सपोज मैं एक एंजाइम की यहाँ पे शेप दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से एंजाइम हो गया हमारे पास एक। ठीक है, कोई भी आप शेप कंसिडर कर लें, हर हर शेप का एंजाइम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इसी शेप का हो। अब यहाँ पे जो इसका सबस्ट्रेट है, ये इसका सबस्ट्रेट हो गया है, और ये एंजाइम है। तो अब आपको ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बेसिकली सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके मिल रहा है। अब ये जो डिम्पल है, ये जो ग्रूव है, ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है एंजाइम के अंदर, ये जो यू शेप आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली कहलाती है एक्टिव साइट। और इस एक्टिव साइट पे बेसिकली चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। और ये क्योंकि देखें, हमने पढ़ा कि जो एंजाइम्स है वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से, यानी प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्टिव साइट है ये भी किसी ना किसी अमीनो एसिड से बनी होगी, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बन रहे होते हैं, राइट। सो ये जो चार्ज बेयरिंग साइट है, ये जिसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, ये बेसिकली कहलाती है एक्टिव साइट। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट की शेप से कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अब वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर आपने 9 या मैट्रिक के अंदर मैथ्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे, कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पे हमें 90 डिग्री मिले, राइट। सपोज आप 60 या 30 वाली एग्जाम्पल ले लें कि ये 60 का एक एंगल है प्लस 30 का एक एंगल है। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्रीज। ठीक है, ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी की भी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं, आप कुछ भी कंसिडर कर लें। ठीक है, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री शेप क्या होती है, ऐसी शेप जो दो शेप्स को मिलाने पे एक शेप बने। अब देखिए, सबस्ट्रेट की जो ये जो शेप आपको नज़र आ रही है वही एक्टिव साइट की शेप है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये शेप कंप्लीट होगी।
ऐसी शेप को आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेप। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया कि भाई हर एंजाइम के पास बेसिकली एक डिम्पल होता है, एक ग्रूव होता है, जहाँ पे जाके वो जो स्पेशल सब्सटेंस है जिसे हमने सबस्ट्रेट का नाम दिया है वो जाके बैठता है, और उसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द एक्टिव साइट, या आप ये कह लें कि जो एक्टिव साइट की वो शेप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको पता है ये जो चार्ज आपको नज़र आ रहे हैं एक्टिव साइट के ऊपर, इसके अलावा जो शेप है एक्टिव साइट की, ये कुछ अमीनो एसिड से ही मिलके बनी है। कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अमीनो एसिड से मिलके बनी होंगी, तब जाके ये बेसिकली एक्टिव साइट बनी है। लेकिन जो इस चार्ज बेयरिंग साइड पे जो अमीनो एसिड्स पे जो एक्टिव साइड पे जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक स्पेसिफिक वे में, एक स्पेशल वे में कॉइल हुए होते हैं, फोल्ड हुए होते हैं और एक ग्लोबुलर सिमेट्री दे रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ग्लोबुलर सिमेट्री कैसी सिमेट्री होती है, जो इलिप्सॉइडल होती है, या उसे आप ये कह लें कि वो स्फेरिकल शेप में होती है। इस तरह की शेप जो आपने देखी होगी, ओवल शेप जो होती है, जिस तरह का अंडा होता है, ये वाली जो शेप होती है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई, बट यू कैन कंसिडर दिस। ठीक है, जो गोल्फ बॉल होती है ना, उस तरह की ये शेप होती है। अभी ये माउस से बन नहीं पा रहा है, बट इसी टाइप की जो शेप होती है, समझ गया है होप सो, कि जो इस तरह की एलिप्सॉइडल या स्फेरिकल शेप होती है, ये बनाने में मदद करते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्पेसिफिक वे में अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक है, वो करीब आ जाते हैं और एक्टिव साइट को एक ग्लोबुलर सिमेट्री दे रहे होते हैं। ठीक है, अब एक्टिव साइट के बारे में हमने पढ़ा, तो एक्टिव साइट के भी ना दो रीजन्स होते हैं। ठीक है, दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग काम हो रहा होता है। अब वो जो दो रीजन्स हैं उसमें एक है बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग साइट, एक को बाइंडिंग साइट कहते हैं और एक को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। तो बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट ये अपना अपना फंक्शन, अपना अपना जो है वो काम कर रहे होते हैं। बाइंडिंग साइट क्या काम कर रही होती है कि पहले ये सबस्ट्रेट के साथ एक कनेक्शन बनवाती है। बाइंडिंग साइट, इसका काम ही यही होता है, ये एक ऐसा रीजन होता है एक्टिव साइट का जहाँ पे अमीनो एसिड एक टेम्परेरी बॉन्ड बना रहे होते हैं विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, वो एक टेम्परेरी, बस जैसे ही ये सबस्ट्रेट आएगा यहाँ पे इस तरह ना, ये सबस्ट्रेट आके बैठेगा और ये एक टेम्परेरी बॉन्ड बनवाएगी। ये जो बाइंडिंग साइट है एक टेम्परेरी बॉन्ड बनवाएगी। इसका काम बस इतना होता है कि सबस्ट्रेट के साथ एक बॉन्ड बनवाना है, यानी ये निकल भी सकता है। अगर सबस्ट्रेट नहीं फिट हुआ तो ये सबस्ट्रेट निकल भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी शेप ऐसी नहीं हुई, तो बस एक टेम्परेरी बॉन्ड बनवाने का काम बाइंडिंग साइट का होता है। अगर हम बात करें कैटालिटिक साइट का, या आपके पास कैटालिटिक साइट क्या काम करती है, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हुआ कि देखें, कोई भी सबस्ट्रेट आया तो उसको क्या करना है, उसका काम क्या है कि प्रोडक्ट बनवाना। यही तो हम चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, बट इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी टाइम भी कम लगे और हम जो चाह रहे हैं, जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो भी बन जाए। ठीक है, कम टाइम में। इससे क्या होगा कि हमारा हमारा कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि बेनिफिट ही होगा, क्योंकि हमारा टाइम सेव हो रहा है, जो हम अभी ज़्यादातर बच्चे नहीं कर रहे होते हैं। तो खैर, टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एंजाइम डाल रहे होते हैं। तो ये जो कैटालिटिक साइट है ये मेन फंक्शन कर रही होती है। मेन फंक्शन से मुराद है कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रही होती है। बाइंडिंग तो हो गई बाइंडिंग साइट की मदद से, यानी आपने जो बाइंड करवाना था, आपने जो उसको एक साथ लेकर आना था, वो काम तो हो गया है। अब जो मेन काम है उसको तोड़ना, उसका ब्रेक डाउन करवाना और उसका फिर एक कनेक्शन बनवाना, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये काम जो है बेसिकली कैटालिटिक साइट कर रही होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई एक्टिव साइट थी, एक्टिव साइट के दो रीजन थे, एक था बाइंडिंग साइट, एक था कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम सिर्फ टेम्परेरी बॉन्ड बनवाना था, और कैटालिटिक साइट का काम, मेन काम था उसका, कि वो ब्रेक डाउन करवा रही थी सबस्ट्रेट का, किसके अंदर, आपके पास प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम की। तो एक्टिव साइट के अलावा अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि कुछ एंजाइम्स में प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। यानी सिर्फ प्रोटीन से मुराद है कोई और कंपाउंड नहीं होगा, कोई और मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होगा, कोई ना कोई और नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, लेकिन किसी और एंजाइम में। भाई सपोज करें कि एक एंजाइम है आपके पास, ठीक है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल देके, कि सपोज करें ये एक एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम कम्प्लीटली इस तरीके से, ये एंजाइम है, ये कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स का बना है। और ये एक दूसरा एंजाइम है और इसके पास कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद है। सपोज कर लें आप को फैक्टर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे वो को फैक्टर इस तरीके से लगा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से ये को फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ वो वाला एंजाइम जो प्रोटीन से बना हुआ है, और नीचे वाले एंजाइम में प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप के क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे ये नॉन प्रोटीन है। अब को फैक्टर क्या है वो अब हम बाद में डील करेंगे। ठीक है, अच्छा,
अब ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीनस जो आपके पास पार्ट्स हो गए, इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। देखिए, जो प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। कॉन्जुगेटेड का मतलब ही ऐसा होता है जो दो मॉलिक्यूल्स या दो कोई भी आप एटम्स ले लें, कोई भी आप दो फैक्टर्स ले लें, उन दोनों को कंबाइन करें तो उसको एक टर्म दी जाती है कॉन्जुगेटेड की। इस तरह आप जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। तो सिमिलरली कॉन्जुगेटेड एंजाइम, यानी प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट आने पे ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है। अब जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है, देखें सपोज मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ कि ये होगा एंजाइम। ठीक है, ये सारे एंजाइम हैं। एक एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, और एक एंजाइम ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये प्रोटीन वाला पार्ट है, और इसमें प्रोटीन प्लस, एक सेकेंड, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, एनपी। ठीक है भाई। अब ये जो पूरा प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसे आप कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम, C.E, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, इसी के अंदर ये जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, इस नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को आप कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये C और F से मैं मेंशन कर दूंगी कि ये हो गया को फैक्टर। ठीक है भाई। अब ये जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, इसे आप कहते हैं कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर किस लिए मौजूद होता है? तो कोफैक्टर मौजूद होता है सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए एक्टिव साइट के ऊपर। ये जो मैंने कोफैक्टर ऊपर आपको यहाँ एग्जांपल दी थी एंजाइम की, इसके अंदर जो बनाया था, ये बेसिकली कहलाता है कोफैक्टर। अब जो कोफैक्टर होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों आ जाते हैं। किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ कोफैक्टर का काम क्या है। तो कोफैक्टर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए एक्टिव साइट के ऊपर ही। ये जो एक्टिव साइट है, इसके ऊपर ये कोफैक्टर बेसिकली मौजूद होता है ताकि कैटालिसिस करवा सके। कैटालिसिस का मतलब कि कोई भी सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बैठेगा, फिर ये जो सबस्ट्रेट है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बैठ गया है, और उसके बाद ये सबस्ट्रेट जो है बेसिकली कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट बन गई है। तो ये जो काम करवाते हैं, ये काम करवाते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जिस भी एंजाइम को चाहिए होगा, अगर वो मौजूद नहीं होगा तो एंजाइम इनएक्टिव होगा। सपोज इस वाले एंजाइम को चाहिए था कोफैक्टर, और कोफैक्टर मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोफैक्टर नहीं लगा हुआ है, तो फिर सबस्ट्रेट नहीं लग सकेगा। जब सबस्ट्रेट नहीं लगेगा तो कोई भी कैटालिसिस नहीं होगी। इसलिए कोफैक्टर ज़रूरी होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के लिए। अब इसे आप होलो एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म में होता है। यहाँ आप होलो एंजाइम नीचे टर्म पढ़ेंगे, तो बेसिकली एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होता है, तभी ऐसे एंजाइम्स को आप कहते हैं होलो एंजाइम। तो अब कोफैक्टर की बात हो रही थी। कोफैक्टर किस लिए होता है? सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए होता है एक्टिव साइट के ऊपर, ताकि वो कैटालिसिस करवा सके। अब कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इस बिहाफ पे सारा जो है वो बेसिकली गेम चल रहा होता है। अब जो कोफैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक भी होंगे, इनऑर्गेनिक भी होंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक वाले अगर कोफैक्टर्स की बात करें, तो जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो मेटेलिक आयंस भी हो सकते हैं। ऐसे भी मेटल आयंस होंगे जो कोफैक्टर्स के तौर पे काम कर रहे होंगे। ठीक है। अब ये जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, ये बेसिकली डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल का मतलब अगर ये लग गए तो ये वापस हट भी सकते हैं। और इन्हीं डिटैचेबल वाले आयंस को, ये जो मेटल आयंस होते हैं, इन्हें आप कहते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है। ये जो मेटल आयंस आपको नज़र आएंगे जो डिटैचेबल हैं, जो अगर एक दफ़ा एंजाइम पे लग जाएं, सपोज यहाँ कोई मेटल आयन लग गया है, तो ये हट भी सकता है, ये निकल भी सकता है। ठीक है, ये बाहर जा सकता है। तो ऐसे एंजाइम्स को या ऐसे कोफैक्टर्स को आप कह रहे होते हैं एक्टिवेटर्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जाके अटैच होते हैं जब सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, तो ये जो एक्टिवेटर्स हैं यहाँ के लग जाते हैं, और जैसे ही ये सबस्ट्रेट निकल जाएगा, तो बेसिकली ये जो आपके पास एक्टिवेटर्स हैं या जो मेटल आयंस हैं, ये भी बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए ये डिटैचेबल होते हैं। इन्हें आप बेसिकली एक्टिवेटर्स कह रहे होते हैं। यानी ये उसी टाइम पे आएंगे जब जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे लग जाएगा। ये हो गए इनऑर्गेनिक वाले। अब जो दूसरे जो आपके पास कोफैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की अगर बात करें, तो वो जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है वो भी डिवाइड होते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, आपने बात किया पहले सबसे पहले नॉन प्रोटीन वाले की, जिसमें था कोफैक्टर। अब कोफैक्टर अगर यहाँ मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख के दिखाऊं, कोफैक्टर से स्टार्ट करेंगे कि कोफैक्टर भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। यहाँ इसको हम लिख देंगे कि ये एक इनऑर्गेनिक वाला था। ठीक है, जिसमें मेटल आयंस वगैरह थे, और ये ऑर्गेनिक वाले हैं। अब जो ऑर्गेनिक वाले हैं वो भी डिवाइड है दो में।
एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये आप ऊपर से देख लीजिएगा, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और एक आपके पास होता है कोएंजाइम, तो सिर्फ सी और ई, ठीक है, कोएंजाइम्स। अब ये ऑर्गेनिक वाले हैं। तो ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स होते हैं ये दो ग्रुप्स के अंदर मौजूद होते हैं। एक होता है कोएंजाइम्स, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कोएंजाइम्स की। तो कोएंजाइम बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं, ये ड्राइव हुए होते हैं कुछ वाइटामिन से, जैसे कि निकोटीन हो गया, फ्लेविन हो गया, ये इनसे ड्राइव हुए होते हैं, इनसे बन रहे होते हैं। एनएडी के अंदर निकोटीन होता है और एफएडी के अंदर फ्लेविन होता है, ये इन दोनों से ड्राइव हुए होते हैं, तभी इन्हें आप कोएंजाइम्स कहते हैं। बस ये इनका काम क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद हो रहे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, यानी ये भी जब ही जाके अटैच होते हैं जब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो रही होती है, और ये भी डिटैचेबल होते हैं। तो एक बात तो आपको समझ आ गई है कि एक कोफैक्टर्स की एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की और ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स की, ठीक है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की अगर बात करें तो उसमें कोएंजाइम्स आते हैं। तो दोनों बिल्कुल सेम है, एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम। इस तरह आप इसको कंसिडर करें कि कोएंजाइम्स और जो एक्टिवेटर्स हैं उनका काम एक ही है, ठीक है। क्या मतलब इनका काम एक ही है, एक तो ये डिटैचेबल हैं दोनों, ठीक है, दोनों निकल जाएंगे, और ये जब ही जाके लगते हैं जब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो रही होती है, जब सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा होता है उसी वक्त जाके लगते हैं, उसके अलावा ये निकल सकते हैं। अब दूसरा जो कोफैक्टर था, पहला कोफैक्टर हमने पढ़ा जो कि कोएंजाइम्स था, ऑर्गेनिक वाला। अब दूसरा जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो है आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपको जो इंपॉर्टेंट बात है और सबसे डिफरेंट बात ये है कि ये कोवलेंटली बॉन्ड होता है, परमानेंटली बॉन्ड हो जाता है एंजाइम के साथ, ठीक है, परमानेंटली जाके लग जाता है, यानी ये हट नहीं सकता। जिस तरह कोएंजाइम्स या आपके पास एक्टिवेटर्स डिटैच हो रहे थे, ये डिटैच नहीं होते हैं, ठीक है। इनका ये ऐसा नहीं हो सकता कि एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग जब जाके लगे और उसके बाद डिटैच हो जाए, नहीं। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप लग जाएगा तो फिर ये परमानेंटली एंजाइम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ये बात तो हमें हो गई है क्लियर। उसके अलावा ये डिटैच नहीं होते हैं। बाकी मैग्नीशियम कंटेनिंग पॉर्फिरिन ऑफ क्लोरोफिल, जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप नेट पे इसको सर्च कीजिएगा कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है उसके पास एक बेसिकली पॉर्फिरिन होती है, इस तरह की एक हेक्सागोनल शेप की जो है वो पॉर्फिरिन बनी हुई होती है, ठीक है, इस तरह शेप की। यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, बाकी एक लंबी इसकी जो है वो टेल्स जा रही होती हैं। तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये बेसिकली आपके पास एग्जाम्पल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की, यानी ये परमानेंटली पार्ट होता है क्लोरोफिल का। ऐसा नहीं हो सकता कि इस मैग्नीशियम को हटा दिया जाए, ये इस पॉर्फिरिन को हटा दी जाए, ये पॉर्फिरिन और मैग्नीशियम रहेगा और परमानेंटली पार्ट होता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अब कोफैक्टर्स की बात हो गई। कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें एक्टिवेटर्स आते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की बात करें तो उसमें दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिक वंस को, एक होते हैं कोएंजाइम्स और एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जो कोएंजाइम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक आपके पास कोफैक्टर है, वो बिल्कुल एक्टिवेटर्स की तरह होता है, यानी वो एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग जाके लगता है और ये डिटैचेबल होता है, हट भी सकता है। तो एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स यानी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर ये दोनों सेम हो गए। और जो दूसरा कोफैक्टर है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये परमानेंटली पार्ट होता है एंजाइम का, ये जो कि ये हट नहीं सकता। अब इनएक्टिव या एक्टिव फॉर्म वाली बात हो जाए उसके बाद इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बची है। तो जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम मतलब प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट, यहाँ पे मैंने लिखा था। तो ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है प्रोटीन के साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट, इसे आप कहते हैं इसे आप बेसिकली कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है अगर इसके पास कोफैक्टर ना हो तो इसे आप एपो एंजाइम कहते हैं। क्या हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसे ज़रा आपने समझना है कि देखिए ये हो गया कॉन्जुगेटेड एंजाइम, इसमें से अगर मैं कोफैक्टर निकाल दूं, यानी इस नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को मैं निकाल दूं, बाहर कर दूं, अगर मैं इसको बाहर कर दूंगी, ये मैंने ना क्रॉस बनाया है इस तरीके से, तो अगर इस को मैं बाहर कर दूं, इसको मैं बाहर निकाल दूं, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बचेगा, प्रोटीन वाला पार्ट बनेगा, यानी सिर्फ ये इसी की तरह बन जाएगा जिस तरह फर्स्ट वन हमने बनाया था। यानी एंजाइम्स की दो कैटेगरीज थी, प्रोटीन
सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ, और एक प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन। अब जब मैं इस नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दूंगी, निकाल दूंगी, तो फिर एक प्रोटीन ही तो बचेगा, और क्या बचेगा। तो बेसिकली ये जो टाइप होती है, ये वाली जो टाइप कह लें या इसे आप कह लें, ये कहलाती है एपो एंजाइम। ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, यानी ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एंजाइम है जिसको प्रोटीन के साथ साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन चाहिए, लेकिन इसके पास वो कोफैक्टर अभी मौजूद नहीं है, किसी वजह से वो नहीं लग सका है। तो अब ये इनएक्टिव हो गया। ये जब भी काम करेगा जब कोफैक्टर आके लगेगा। अब इसको मैं आप एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, डायग्राम से। यहाँ आप देखें, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। इसको एपो एंजाइम कहा गया है। इसको एपो एंजाइम क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कोफैक्टर नीडेड था इस एंजाइम में। इस एंजाइम को कोफैक्टर की नीड थी। ये बेसिकली कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ठीक है। तो विदाउट द फैक्टर कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज नॉट एक्टिव। जैसे ही ये कोफैक्टर आएगा तभी एंजाइम एक्टिव होगा, वरना एक्टिव नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग ही इस कोफैक्टर की वजह से होगी। अगर कोफैक्टर होगा तो सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सकेगा, वरना तो नहीं हो सकेगा। सो दैट इज वाई अगर कोफैक्टर नहीं है किसी ऐसे एंजाइम के पास, किसी कॉन्जुगेटेड एंजाइम के पास, तो फिर ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये कोफैक्टर आके लग जाता है जिसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन हो, तो ऐसे एंजाइम को आप होलो एंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट्स द प्रोटीन। जैसे ही कोफैक्टर बाइंड होगा तो जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब अगर सबस्ट्रेट कोई आता है तो एंजाइम कैटालिसिस करवाएगा, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा। लेकिन अगर कोफैक्टर मौजूद नहीं होगा तो फिर एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है किसी भी सबस्ट्रेट का, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इस एपो एंजाइम और इस होलो एंजाइम वाली बात, कि अगर कोफैक्टर किसी ऐसे एंजाइम को, किसी कॉन्जुगेटेड एंजाइम को कोफैक्टर की नीड है लेकिन कोफैक्टर नहीं है, तो ऐसे वाले एंजाइम को आप एपो एंजाइम कहते हैं, जो कि इनएक्टिव होता है। ये अकेले काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर प्रोटीन के पास प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन वाला आपके पास एंजाइम है, यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, और दोनों ही मौजूद हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है। और ऐसे एक्टिव एंजाइम्स को आप कहते हैं होलो एंजाइम। अब यहाँ पे एक बेसिकली एग्जांपल दी गई है इसी की, कि पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक से आ रहा होता है। आपकी स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, एक ऐसा ग्लैंड होता है जो बेसिकली पेप्सिन को सिक्रीट करवा रहा होता है, ठीक है। जब पेप्सिन सिक्रीट हो गया लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अब उस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं पेप्सिनोजन। ये पेप्सिन है, लेकिन पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में सिक्रीट होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में, अभी उसके पास कोफैक्टर मौजूद नहीं है। ऑल्दो उसको कोफैक्टर की नीड थी, ऐसा एंजाइम था जिसके पास कोफैक्टर होना लाजमी है, यानी ये प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन वाला एंजाइम था। लेकिन क्योंकि इस वक्त अभी इस कंडीशन में कोफैक्टर मौजूद नहीं है, तो एंजाइम पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में ही रहेगा। जैसे ही कोई कोफैक्टर आके लगता है, यानी जैसे ही जो पेप्सिनोजिन है ये जाके रिएक्ट करता है HCl के साथ, जो कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही पेप्सिनोजन जो है वो एक्ट करता है HCl के साथ, तो जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड है वो रिमूव हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब देखें, ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव कैसे होगा। सपोज ये एंजाइम था, ठीक है। अब ये जो इसकी स्पेस थी ना एक्टिव साइड, वो भी फिल हुई थी। इसको भी फिल किया हुआ था कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, यानी इसके ऊपर कोई अभी सबस्ट्रेट आके नहीं लग सकता, कोई किसी किस्म का सब्सटेंस इसके ऊपर आके नहीं लग सकता, कोई इनहिबिटर वगैरह कुछ भी नहीं लग सकता। लेकिन जैसे ही ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो HCl इस बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड्स हैं इसको तोड़ेंगे, और ये जगह फ्री हो जाएगी, यानी इस फॉर्म में एंजाइम वापस आ जाएगा जैसा उसको होना चाहिए, और ये अपनी एक्टिव कंडीशन में होगा। और अब जो भी कोई सबस्ट्रेट होगा वो आके लग जाएगा और अपना कैटालिसिस करवा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव होगा, क्योंकि कुछ पॉलीपेप्टाइड्स उसकी जगह पे होंगी, एक्टिव साइट की जगह पे होंगी, और एक्टिव साइट को ब्लॉक किया हुआ होगा। जिस तरह यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस तरह की कंडीशन होगी। जैसे ही पेप्सिन सिक्रीट तो हो जाएगा स्टमक से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट तो हो जाएगा, लेकिन वो इस फॉर्म में होगा, यानी उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी जिन्होंने एक्टिव साइट को ब्लॉक किया होगा। जैसे ही पेप्सिनोजन रिएक्ट करेगा HCl के साथ, स्टमक में मौजूद HCl के साथ, तो फिर वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी, और जो पेप्सिन है वो एक्टिव हो जाएगा। सो यही था आज का टॉपिक, यहीं तक इसको रखेंगे। आई होप कि इसमें सब कुछ आपको क्लियर होगा, बट स्टिल
कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखें, ठीक है। इसको 2 से 3 दफ़ा देखें जब तक आपको क्लियर नहीं होता है। कोई भी एक पॉइंट हो जो क्लियर ना हो, आप उसको समझने के लिए इस वीडियो को रिवर्स कर करके, बैक कर करके आप देखें। बट स्टिल आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे कन्फ्यूजन है, तो फिर आप यू कैन कॉमेंट एंड आई विल ट्राई कि मैं उसे जल्द से जल्द जो है वो एड्रेस करूँ और उसका रिप्लाई दूँ। तो फिर भी कोई कंडीशन हो, तो कोई भी मतलब ऐसा मसला हो कि नहीं समझ आ रहा है कोई चीज़, तो यू कैन ऑल्सो ईमेल मी, ठीक है। आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप चैनल के ऊपर जाके देख लीजिएगा कि मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।